भारत में यदि कानून व्यवस्था को देखें तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था का मतलब जो भी कानून बनेगा उसको लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति से होकर के गुजरना होता है, तब जाकर के वो विधेयक, अधिनियम बनता है, कानून बनता है। ठीक है, हम बात करें राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति हमारे अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की बात किस में की गई है? 52 में की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। हम बात करें कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्री परिषद होता है। कुल मिलाकर के फिर से हम बात करें तो राष्ट्रपति संविधान, संसदीय व्यवस्था का प्रधान हुआ, लेकिन उसको सलाह देने वाले कौन होते हैं? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कह देगा तब फिर वहाँ राष्ट्रपति की बात आता है। दोनों सवाल चेंज हो जाता है, इसलिए हम उस समय नहीं बताए थे। अब फिलहाल समझ लीजिएगा इस बात को। सामूहिक रूप से कहे तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन बात करें व्यक्तिगत रूप से तो वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है वो। अगर हम बात करें कि ये राष्ट्रपति किस में है, तो अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी काम होगा भारत में तो वो जो है राष्ट्रपति के ही नाम पर होगा, उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति का ही चाहिए होता है। 54 में बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बात कहा गया है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे अगर हम लोग निर्वाचक मंडल की बात करें, आखिर निर्वाचन होगा, निर्वाचन करेगा कौन? तो हम पिछले दिन आपको बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, इसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? फिर हम लोग बात करें पांडिचेरी और नई दिल्ली, यहाँ पर भी आपका विधानसभा है, तो वहाँ 69वां संशोधन के तहत वहाँ पर पहले विधानसभा का गठन किया गया, फिर 70वां जो संशोधन होता है उसके तहत वहाँ विधानसभा के सदस्य को भी, जो निर्वाचित हैं, उनको भी अधिकार दिया गया कि वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए विधान परिषद क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे क्या? तो याद रखिएगा नहीं, विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, बताइए जो व्यक्ति मनोनीत होकर के आते हैं क्या वो भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं, जो भी उसके भाग लेंगे वो निर्वाचित होना चाहिए, चाहे विधानसभा के सदस्य वहाँ जाएं या फिर लोकसभा के सदस्य वहाँ जाएं या फिर राज्यसभा के सदस्य वहाँ जाएं, सब के सब क्या होना चाहिए? निर्वाचित। मनोनीत कोई नहीं होना चाहिए, मनोनीत होगा तो बस वहीं खेल खत्म। अब हम बात करें 55 में। 55 में क्या है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसमें पद्धति के बारे में बात किया गया कि उसका नियुक्ति कैसे होगा। जैसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, प्लस में इसको भी याद रखिएगा अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है। उसके बाद एकल संक्रमणीय, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है ये लाइन। सेम यही बात राष्ट्रपति में भी लागू होता है और सेम यही बात उपराष्ट्रपति के भी पद में लागू होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे, वो अनुच्छेद 63 में। 56 में आपका कार्यकाल के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब से शपथ लेता है इसका 5 साल का कार्यकाल होता है। बात समझ रहे हैं? राष्ट्रपति जब से शपथ ग्रहण करता है उस समय से 5 साल तक ये कार्यकाल अपना देखता है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कितना साल के लिए? 4 साल। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 ही बार एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है 4 साल का ही कार्यकाल होता है, उसके बाद वो बदल जाता है। लेकिन हमारे भारत में कितना है? 5 साल। याद रखना है इन सब चीज़ों को। और मान लीजिए कि इस पर कोई महाभियोग लगता है किसी भी तरह का, या फिर ये नहीं है, महाभियोग को तो अलग ही कर दीजिए, महाभियोग करने के बाद वो तो हटिए जाता सीधा। जैसे ही दोनों सदन में पारित हुआ कि उसको हटा दिया जाता है, ये बात तो और है। हम बात कर रहे हैं कि यदि ये पद खाली रहे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं है
तो राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति वहाँ उसका कार्य देखेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति का कार्य देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का वहाँ पर करेंगे। ये अधिनियम 1969 में 65वां अनुच्छेद में है, वो सब भी बतलाएंगे। फिलहाल इतना तो समझ लीजिए। कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का वो 56 में। 57 में है कि दोबारा निर्वाचन हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन इसका हो सकता है। एक ही व्यक्ति चाहे तो एक से ज़्यादा बार, कितनी भी बार चाहे तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद 58 में है आपका योग्यता। योग्यता के बारे में आपको बता दिया गया है। आयु कितना होना चाहिए, तो आपको 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की आप में योग्यता होनी चाहिए। वहीं पर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति का, तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। 35 वर्ष हो गया, लोकसभा का हो गया। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ बात करें 59 में आपका दशाएँ हैं, शर्तें हैं कुछ, जैसे कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब कि एकदम दिवालिया मैंने बुझते हैं ना, सब कुछ रुपया पैसा ख़त्म, कंगाल हो गए हैं, उसे कहते हैं दिवालिया। वो सब नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हैं। 60 में बात करें तो इसमें शपथ है कि अब राष्ट्रपति बना है तो उसको शपथ भी तो दिलाइएगा, नहीं तो गड़बड़े काम कर देगा। तब प्रधानमंत्री जो विधेयक चाहेगा उसको पास करवा देगा अपने मर्जी से, तो शपथ दिलवाया जाता है। अब शपथ कोई तो दिलवाने वाला होना चाहिए, तो कौन दिलवाता है शपथ? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो करेंगे, वो नहीं है तो अन्य जो वरिष्ठ हैं वो करेंगे। तो ये बात है अनुच्छेद 60 में। 61 में है महाभियोग। महाभियोग, देखिए मान लीजिए आप कितना भी बड़ा आप आदमी बन गए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप संविधान से भी ऊपर बढ़ जाइएगा। संविधान से ऊपर जाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसे ही इंदिरा गांधी सोच रही थी कि पूरे संविधान को अपने कंट्रोल में ले लें, संभव नहीं था, क्योंकि हमारा भारत जो है आपको पता है कितना मजबूत बना हुआ है। हमारा विश्व में सबसे मजबूत यदि हम बात करें, भारत का ही संविधान सबसे मजबूत है, कठोर भी है, कठोर लचीला दोनों है। इसलिए आप देखते हैं अंशतः कठोर अंशतः लचीला, लेकिन पूरे विश्व में बात करें तो है मजबूत। इसके हालांकि इसका आप गलत फ़ायदा उठाने के लिए तो कोई भी गलत फ़ायदा उठा लेता है। भगवान शिव का वरदान को तो गलत फ़ायदा उठाता है लोग सभी, तो फिर वो तो अलग ही बात हुआ। यह महाभियोग जब भी पारित किया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति मान लीजिए आपके हिसाब से कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो आखिर महाभियोग लाएं किस में? तो याद रखिएगा, महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के कंडीशन में केवल और केवल आप राज्यसभा में ही ला सकते हैं। याद रहेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अभियोग का मतलब होता है आरोप लगाना। महाभियोग का माने हो गया आरोप लगाना। तो आरोप जो लगाइएगा उस पर, तो किसी भी राज्यसभा से भी वो आरोप लगना शुरू हो सकता है या फिर लोकसभा से भी। लेकिन अब आप आरोप लगाने जा रहे हैं, एगो कहने से तो नहीं ना होगा, कम से कम 1/4 व्यक्ति होना चाहिए जो कहे कि हाँ इस पर जो है आरोप लगना चाहिए। राष्ट्रपति जो है संविधान का गलत फ़ायदा उठाया, गलत तरीके से असंवैधानिक कार्य किया है कुल मिलाकर के। ऐसे से 1/4 1/4 सदस्य उसमें आपको कहना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए कि हाँ इस पर महाभियोग लाना चाहिए। उसके बाद अब उसमें आया 1/4 लोगों ने पहले तो कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए। उसके बाद 2/3 बहुमत से उसको पारित भी होना होता है। 2/3 बहुमत से उसको पारित भी होना होता है। एक सदन में पारित हो गया, फिर उसको दूसरे सदन में जाना होता है। लेकिन इन सब प्रक्रिया से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है, ताकि वो भी तो अपने बचाव में कुछ बोल सके। राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक है, ऐसे कैसे आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं? तो वो भी अपने बचाव पक्ष में जो भी बात रखने का होता है रखता है। लेकिन यदि दोनों ही सदन में 2/3 बहुमत से यदि वो पारित हो गया, यानी कि दोनों सदन से पारित हो गया कि महाभियोग सही है, तो फिर उन पर महाभियोग लग जाता है। फिर अंततः उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ये सब बात किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद
61 में लिखा हुआ, बात समझ गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग हम किसी भी सदन में चला सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, लेकिन महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, फिर जा कर के उस पर चलाया जाता है। जब भी कोई महाभियोग लाते हैं, किसी भी सदन में लाते हैं, 1/4 सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाना चाहिए, यानी 25% लोग कहना चाहिए कि हाँ हाँ सही बात है, राष्ट्रपति गलत काम किया है, असंवैधानिक काम किया है। फिर जब आया, अब जाकर के 2/3 बहुमत से उसको पारित भी करना होता है। एक सदन में पारित हो गया, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी यदि पारित हो गया, फिर जाकर के राष्ट्रपति को अपना त्याग देना पड़ता है। किसमें कहा गया ये सब बात है? 61 में। अब है कि देखिए, जहाँ कहीं भी निर्वाचन होता है, जैसे देखिए तो कांग्रेस हो भाजपा हो, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। ये जीतेगा तो कहेगा कि ईवीएम का घोटाला हो गया, वो जीता है तो कहता है वो ईवीएम का घोटाला हो गया। बहुत सारे जगह पर ईवीएम को हैक करके भी दिखाया जाता है, हालांकि ये बात कितना सच है नहीं है सबको पता ही है, और कई जगह घोटाला करने वाला करवे करता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो जो आप वोट 71 में है आपका कि निर्वाचन जब होता है तो देखबे करते विवाद कितना होता है। तो निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन विवाद ये आपको जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फैसला करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। 72 में है कि आपका क्षमा शक्ति, कुल मिलाकर के क्षमा कर सकता है। यदि आप कितना बड़ा अपराध किए हैं आपको क्षमा किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। फांसी है तो फांसी को भी ख़त्म कर सकता है वो, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है इस मामले में।